बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बखैर रागले इट्स मी आतिफ वक्कास और ये सेकंड लेक्चर है चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्सेस का। लास्ट टाइम हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के मुतालिक सफिशेंटली डिस्कशन की थी। आज हम स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डिस्कस करेंगे और इससे मिलने जुले जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे। तो स्पीड क्या है? स्पीड की अगर आप डिफिनीशन देखें, सो इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। द डिस्टेंस कवर्ड by an object, कोई ऑब्जेक्ट है, मूविंग ऑब्जेक्ट है और वो डिस्टेंस कवर करता है और उस डिस्टेंस को आप टाइम पे डिवाइड कर लेते हैं पर यूनिट टाइम, इज कॉल्ड स्पीड। इट्स अ स्केलर क्वांटिटी and its unit is SI unit is meter per second, meter divided by second। सिंबल इसके यूनिट के लिए m/s या ms⁻⁻1 यूज़ किया जाता है। और फिर इसकी डायमेंशंस अगर आप देखें, सो स्पीड की जो इसका डायमेंशनल इक्वेशन इसकी है L/t-1। सो ये इसकी डायमेंशंस हैं और दो तरह की स्पीड्स हो सकते हैं। एक है एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड जो है इसके लिए सिंबल यूज़ होता है v, कैट एंड ब्रा नोटेशन में इस तरह लिखा जाता है। और या इसको v एवरेज के लिए a v साथ में लिखा जाता है। तो इसका मैथमेटिकल फॉर्म अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, सो इट इज़ डेल्टा s डिवाइडेड बाई डेल्टा t। डेल्टा s इज़ total distance and delta t is total time taken। ये डिस्टेंस कवर करने में टोटल जितना टाइम लगा है, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम पे डिवाइड करें तो इसको हम एवरेज स्पीड कहते हैं। अगर आपके पास किसी मोशन के अंदर मुख्तलिफ जो है डिस्टेंसेस गिवन हो कि जी ऑब्जेक्ट पहले इस तरफ जाता है फिर उस तरफ जाता है, मुख्तलिफ डिस्टेंसेस बताए गए हों, तो फिर आप इस तरह करते हैं कि इसका जनरल फार्मूला इस तरह लिखते हैं S1 + S2 + S3, जितने भी डिस्टेंसेस गिवन हों और उसके हर एक का फॉर एग्ज़ाम्पल ड्यूरिंग द मोशन स्पीड डिफरेंट हो गई हो, तो फिर हम क्या करते हैं कि पहला फॉर एग्ज़ाम्पल 20 किलोमीटर जो है वो 10 मिनट में कवर कर लेता है, फिर अगले 40 किलोमीटर जो है घंटे में कवर करता है, फिर 100 किलोमीटर जो है सवा घंटे में कवर करता है। तो टाइम भी हर एक डिस्टेंस के लिए डिफरेंट गिवन होता है। तो फिर नीचे हम टाइम्स का भी सम ले लेते हैं। अमूमन एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस जो हैं वो टेस्टों में आते हैं, तो वहाँ पर 3 तरह की सिचुएशन हो सकती है। एक तो ये जनरल फार्मूला है, इसमें डिफरेंट डिस्टेंसेस गिवन होते हैं और डिफरेंट टाइम्स गिवन होते हैं, यानी डिस्टेंसेस भी गिवन होते हैं, डिफरेंट डिस्टेंसेस और डिफरेंट टाइम्स जब गिवन हो तो ये सिचुएशन होती है। ठीक है, लेकिन अगर सिचुएशन इस तरह हो कि आपसे स्पीड मांगी है लेकिन टाइम गिवन ना हो, तो अगर टाइम गिवन ना हो मतलब ये कहा जाए कि जी 60 किलोमीटर तक उसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर रही, फिर अगले 100 किलोमीटर तक उसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर रही, और फिर इस तरह गिवन डेटा में टाइम नहीं दिया गया बल्कि डिस्टेंस और वेलोसिटीज़ दी गई हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? डिस्टेंसेस को उसी तरह ऊपर लिखेंगे। मैं 3 फॉर इंस्टेंस लिख रहा हूँ, एक कई भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने फॉर इंस्टेंस 3 लिख लिया। अब हर एक के लिए स्पीड फिर गिवन होंगे कि पहले डिस्टेंस के लिए जो है स्पीड v1 है, दूसरे के लिए v2 है, तीसरे के लिए v3 है। तो ऐसी सूरत में t1 की जगह मैं क्या पुट करूंगा? चूंकि मैं जानता हूं कि v = s/t, तो v1 = s1/t1, तो मुझे t1 चाहिए, तो t1 = s1 डिवाइडेड बाई v1। इसलिए मैं यहाँ पर t1 की जगह s1 डिवाइडेड बाई v1 पुट करूँगा, t2 की जगह s2 डिवाइडेड बाई v2 पुट करूँगा और t3 की जगह S3 डिवाइडेड बाई T3 पुट करूँगा। मुख्तलिफ़ जगहों पे आपको मुख्तलिफ़ शॉर्टकट्स इसके मिल सकते हैं, लोग अक्सर डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप सिंपली ये फार्मूला याद रखें और इससे आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर डिस्टेंस और स्पीड गिवन हो, यानी यहाँ पर डिफरेंट डिस्टेंसेस गिवन हों और हर एक के लिए
स्पीड डिफरेंट गिवन हो, तो डिस्टेंस और स्पीड्स गिवन हो तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपको इस तरह की सिचुएशन दी जाए कि टाइम भी गिवन हो, स्पीड भी गिवन हो, लेकिन डिस्टेंस गिवन ना हो, तो फिर आप क्या करेंगे, इसी चीज़ को मैं फर्दर रीअरेंज कर लूँ तो ये हो जाता है S1 इज इक्वल टू V1 T1, यानी S इज इक्वल टू VT का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये मैं एवरेज स्पीड की बात कर रहा हूँ, एवरेज स्पीड, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा S1 की जगह V1 T1, S2 की जगह V2 T2, S3 की जगह V3 T3, ये सिचुएशन आ जाएगी। और डिनोमिनेटर में टाइम चूंकि गिवन होगा, सो T1 प्लस T2 प्लस T3 ये वाला सिचुएशन होगा। और फिर आप इसमें क्या करेंगे, डिफरेंट स्पीड्स गिवन है और डिफरेंट टाइम्स गिवन है, तब ये सिचुएशन होगी। अब इसमें फिर आप शॉर्टकट्स डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि अगर स्पीड्स एक जैसे दिए गए हों और उसके लिए टाइम्स डिफरेंट दिए गए हों, तो फिर ऊपर आप स्पीड्स 3 हैं तो 3s डायरेक्ट लिख सकते हैं और टाइम्स को डिनोमिनेटर में अलग से ऐड करने। लेकिन मेरा ख्याल है आपको ज़्यादा शॉर्टकट से याद करने की बजाय ये जनरल फार्मूला याद रखना चाहिए और आपने अकॉर्डिंगली सिचुएशन को देखनी है, सिचुएशन को देखना है कि जी आपको क्या क्या गिवन है। तो अगर S और T गिवन हो ये फार्मूला यूज़ करें, S और V गिवन हो, स्पीड और डिस्टेंसेस, तो ये वाला, और अगर आप स्पीड्स और टाइम गिवन हो तो ये वाला फार्मूला यूज़ करें, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर इसके अलावा इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड की थोड़ा उसके ऊपर बात कर लूँ, क्योंकि एक एवरेज स्पीड होती है, एक इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। जब आप किसी गाड़ी में जा रहे होते हैं और गाड़ी के स्पीडोमीटर को देखते हैं तो उस वक्त की जो स्पीड होती है, जो आपको स्पीडोमीटर पे नज़र आ रही होती है, दैट इज़ इंस्टेंटेनियस स्पीड, दैट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट इंस्टेंट्स ऑफ time. That may be same different instant of time if the object is moving with constant speed. और ये बात आपको हमेशा के लिए ये जहन में बिठा लें कि ऐसा मुमकिन ही नहीं कि v is not equal to 0 for moving object। ऐसा मुमकिन ही नहीं कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो और उसकी स्पीड 0 हो उसकी स्पीड 0 हो सकती है उस ऑब्जर्वर के लिए कि जो उसी स्पीड के साथ साथ उसी ऑब्जेक्ट के साथ मूव कर रहा है। जैसे आप गाड़ी में जा रहे हैं, आपके साथ साइड सीट पे कोई बैठा है, तो उसकी वो मूव भी कर रहा है लेकिन किसी और के लिए मूव कर रहा है, आपके लिए वो रेस्ट में है। तो अगर तो ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर के हिसाब से मोशन में है तो लाजमी तौर पर उसकी कोई स्पीड होगी। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि उसकी स्पीड 0 हो जाए और वो मूव भी करे। v इज इक्वल टू 0 का सिर्फ एक ही मतलब होता है, स्पीड के 0 होने का एक ही मतलब है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तो उसकी स्पीड 0 होगी। और मैंने इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात की है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है, इंस्टेंटेनियस स्पीड इसके लिए इंटरवल ऑफ टाइम इंतहाई स्मॉल होना चाहिए। सिंबल इसका वी के साथ INS लिखते हैं इंस्टेंटेनियस के लिए। और शर्त क्या है, शर्त यह है कि टाइम इतना स्मॉल हो कि तकरीबन 0 को अप्रोच करे। 0 नहीं होता ऑब्वियसली, कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, लेकिन बहुत स्मॉल इंटरवल हो। और ऐसे स्पीड को फिर हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी एक मिसाल दूँ स्मॉल इंटरवल की, ये एक इवेंट है। अब इस चुटकी का बजाना ये एक इवेंट है, ये कितने टाइम में हुआ, इसके लिए आप क्या करेंगे, अगर आप स्टॉप वॉच से चेक कर लें तो जिस सेकंड ये स्टार्ट हुआ है उसी सेकंड ये ख़त्म हुआ है। तो हमारी आम घड़ी जो होती है जिसका लीस्ट काउंट 1 सेकंड होता है, उसके हिसाब से इसमें कोई टाइम नहीं लगा, ये तकरीबन 0 सेकंड्स में हुआ है। लेकिन अगर लीस्ट काउंट स्मॉल है तो उस घड़ी पे आपको इसकी कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, सेंटी सेकंड्स में मिलेगी या डेसी सेकंड्स में मिल सकती है या मिली सेकंड्स में मिल सकती है, डिपेंड करता है इवेंट किस तरह का है। तो ऐसी सूरत में हम लिखते हैं डेल्टा टी अप्रोचिंग टू 0। इट इज़ नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज इट इज़ स्मॉलर इंटरवल ऑफ टाइम दैट डेल्टा टी, बट सो स्मॉल दैट इट ऑलमोस्ट अप्रोचेस टू 0, देन वी कैन कॉल दैट इंटरवल इज एन इंस्टेंट। इंटरवल को इंस्टेंट तभी कहा जा सकता है जब बहुत ज़्यादा स्मॉल हो। तो ऐसी सूरत में हम इसके लिए ये लिमिट लिखते हैं, लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू 0। और आमतौर पर जो ट्रैफिक पुलिस वाले जो है तेज़ रफ्तारी के ऊपर चालान करते हैं तो वो एवरेज स्पीड पे नहीं करते बल्कि इंस्टेंटेनियस स्पीड पे करते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस्लामाबाद से पेशावर जा रहे हैं और आप जानते हैं कि टोटल डिस्टेंस लेट्स सपोज 180 किलोमीटर्स है। तो आप गाड़ी में जा रहे हैं और आपकी स्पीड जो है दौरान रास्ते में कहीं पे ज़्यादा हो गई होगी, कहीं पे कम हो गई होगी। आपको अगर मोटरवे पुलिस वाले रोक के कह दें कि जी आपने ओवर स्पीडिंग की है, ये आप चालान भर लें, तो आप उसे कह दें कि जी 180 किलोमीटर्स है और मुझे टोटल 2 घंटे लगे हैं, तो मैं तो 90 किलोमीटर पर आवर से आया हूँ, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने ओवर स्पीडिंग की। तो ये आपने उसको एवरेज स्पीड बताई है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस आपने 180 किलोमीटर्स कवर किया है और टाइम आपको लगा है 2 घंटे। तो इस दौरान आपकी स्पीड जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर जो है वो एवरेज स्पीड है, बिकॉज 180 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 90 किलोमीटर पर आवर। लेकिन फ़ौरन वो आपको ये बात कहेगा कि नहीं, ये आपकी एवरेज स्पीड है। इस दौरान आप क़यामत आम पे रुके भी थे, आपने रास्ते में जो है स्टे भी किया है, और जिस वक्त आप जो है फ़लानी जगह से एक जगह बता देते हैं जहाँ पे कैमरा लगा होता है, वहाँ से गुज़र रहे थे, तो फॉर एग्ज़ाम्पल 735 पे आपकी ये स्पीड थी। तो फिर आप उस टाइम जो है जिस टाइम उस कैमरा के सामने से गुज़रे थे, दैट वाज वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, और उस वक्त आपकी जो स्पीड थी वो 150 थी या 140 किलोमीटर पर आवर थी, जो कि अलाउड नहीं थी, इसलिए उस पर आपको चालान मिलता है। तो चालान जो मिलता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड पे मिलता है। बिल्कुल इसी तरह आप गाड़ी के स्पीडोमीटर को जब भी देखें तो वहाँ पे जो रीडिंग आपको मिलती है दैट इज़ योर इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी स्पीड हर लम्हा चेंज हो रही होती है। स्पीड के अंदर चेंज को एक्सेलरेशन कहते हैं, लेकिन इसकी एग्जांपल्स के तौर पे मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की एग्जांपल के तौर पे एक मिसाल दे देता हूँ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की। ये फॉर एग्जांपल एक मास अटैच टू स्प्रिंग एक सिस्टम है। यहाँ पर इसका मीन पोजीशन है और ये 2 एक्सट्रीम्स हैं जिनके दरमियान ये ऑसिलेट कर रहा है, ये ए है और ये बी है। तो इसकी यहाँ पे स्पीड जो है वो 0 हो जाती है, क्योंकि एक लम्हे के लिए ये रुक जाता है। इस जगह पे भी ये एक लम्हे के लिए रुक जाता है, तो इसकी स्पीड 0 होती है, जबकि यहाँ पर इसकी स्पीड मैक्सिमम होती है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इसकी स्पीड डिफरेंट होती है। तो इस तरह की स्पीड को हम यहाँ पर इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो ज़्यादा अहम होता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जबकि एवरेज स्पीड रूटीन में हम यूज़ करते हैं, फिजिक्स में तकरीबन हम इंटरवल्स की बात कर रहे होते हैं, तो आमतौर पर हम स्पीड के जितने भी फार्मूले देखेंगे वो करीबन एवरेज स्पीड के होंगे, लेकिन कुछ केसेस में इंस्टेंटेनियस स्पीड भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, और यूनिट इसके भी वही होंगे जो उसके, ठीक है। तो उम्मीद है इन चीज़ों की समझ आ गई है। बाकी इनके ऊपर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो है वो एट द एंड ऑफ चैप्टर मैं कराता होता हूँ। आप तब तक इस पे अपने लिए प्रैक्टिस बुक कोई उठाएं या पास्ट पेपर्स उठाएं, ई टाइम डिकेट के, वहाँ से कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं मूव करूँगा वेलोसिटीज़ की तरफ। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी और स्पीड तकरीबन सेम है, लेकिन फ़र्क उसमें यह है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वान्टिटी है। सो अगर मैं बात करूँ वेलोसिटी की, तो स्पीड डिस्टेंस पर यूनिट टाइम है और ये डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम है। क्या? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट करता है, इसमें टाइम लगता है, और आप टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम पे डिवाइड करते हैं तो वो एवरेज वेलोसिटी होती है। और फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल आप देखें तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। ये भी बिल्कुल इसी तरह स्पीड ही की तरह एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों हो सकते हैं। लेकिन पहले इसका मैथमेटिकल फॉर्म ज़रा लिख लें। v इज़ इक्वल टू इस वक्त मैं d लिखूंगा, क्योंकि मैं डिस्प्लेसमेंट के लिए d यूज़ करता होता हूँ डिवाइड बाई टाइम। चूँकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर होगा। सो ये एक वेक्टर है और इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड -1। और इसकी डायमेंशंस अगर आप देखें, डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी जो है दैट इज़ l t -1, बिल्कुल स्पीड ही की तरह के इसके डायमेंशंस हैं। फिर ये एवरेज वेलोसिटी भी हो सकती है और इंस्टेंटेनियस भी हो सकती है। तो अगर हम बात करें एवरेज वेलोसिटी की, एवरेज वेलोसिटी, इसके ऊपर सिर्फ एरो डालें, बाकी वही होगा। यहाँ पर मैं d लिख लेता हूँ। टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम, इस केस में डिस्प्लेसमेंट है, और डिवाइड बाई टोटल टाइम, तो इसको हम एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी जो है ये कुछ चीज़ें इसके मुतालिक ये याद रखें कि ऐसा मुमकिन है
कि स्पीड ज़ीरो हो लेकिन वेलोसिटी नॉन ज़ीरो हो। क्योंकि कल हमने ये डिस्कस किया था कि ऐसा मुमकिन है कि डिस्टेंस नॉन ज़ीरो हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो। और अगर तो डिस्टेंस ज़ीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है, तो डिस्प्लेसमेंट की वजह से वेलोसिटी भी ज़ीरो हो सकती है। तो वेलोसिटी कब ज़ीरो होगी? एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो होगी कब? जब टोटल डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। और टोटल डिस्प्लेसमेंट कब ज़ीरो होता है ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि किसी भी क्लोज्ड पाथ पे ऑब्जेक्ट कवर करे, जहाँ से गया वहीं पे वापस आए, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होने की वजह से इस दौरान टाइम भी लगा होगा, उसकी कुछ स्पीड भी हो रही होगी, लेकिन वो जब कंप्लीट हो जाए मोशन, एवरेज वेलोसिटी आप फाइंड करना चाहें तो वो ज़ीरो हो सकती है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कभी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की ज़ीरो नहीं हो सकती। इंस्टेंटेनियसली मैं अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करूँ ना, इंस्टेंटेनियस, इसके ऊपर एरो हम लगाते हैं का इस वेक्टर क्वांटिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डेफिनेशन तो वही होगी, INS इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग ज़ीरो एंड दैट इज डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब मैंने जैसा कि कहा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो कोई ना कोई उसकी डायरेक्शन होती है और कुछ ना कुछ उसकी स्पीड होती है। तो स्पीड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, डायरेक्शन उसके साथ लगा लें तो फिर वो वेलोसिटी बन जाती है। तो मूविंग ऑब्जेक्ट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नॉन ज़ीरो होती है। ये बिल्कुल जो मैंने स्पीड की बात की है ना, अगर स्पीड नॉन ज़ीरो है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी नॉन ज़ीरो होगी। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट मोशन में है। हाँ, ऐसा मुमकिन है ऑब्जेक्ट जो है मोशन में भी हो और हम कह दें कि उसकी स्पीड वेलोसिटी ज़ीरो है, तो वो वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ज़ीरो हो और वो मोशन भी करता रहे। तो ये पॉइंट जहन में रहे। सर्कुलर पाथ पे अक्सर कह देते हैं कि जी एक ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ पे जा रहा है और टाइम बता देते हैं जी कि इतने टाइम में वो साइकिल कंप्लीट कर लेता है, उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का रेशो बताएं। तो इसमें कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं होती। आफ्टर अ कंप्लीट राउंड ट्रिप along एनी क्लोज्ड पाथ, चाहे वो सर्कुलर हो, चाहे रेक्टेंगुलर हो, ट्राइंगुलर हो या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह एक स्ट्रेट लाइन पे हो, लेकिन क्लोज्ड पाथ हो, जहाँ से ऑब्जेक्ट गया है वहीं पे आ गया है। तो आपने बस ये याद रखना है कि एवरेज वेलोसिटी हमेशा ज़ीरो होगी, क्योंकि एवरेज डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो चुकी होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, इसलिए फिर आपकी एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो होगी। और ऐसी सूरत में अगर आपसे स्पीड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी मांगा जाए, तो आप जानते हैं स्पीड कुछ भी हो, लेट सपोज वो v है, लेकिन वो ज़ीरो पे डिवाइड हो जाए तो वो इनफाइनाइट हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, इन्फिनिटी। हाँ, अगर आपसे ये पूछा जाए कि जी वेलोसिटी और स्पीड का रेशो क्या होगा और सिचुएशन कोई ऐसी दी जाए जिसमें कंप्लीट राउंड ट्रिप हो, तो ऐसी सूरत में आपने ज़ीरो डिवाइडेड बाई v यानी ज़ीरो आंसर बता देना है। तो ये इसकी कुछ टेक्निकल बातें इसमें हो सकती हैं, ठीक है। फिर अगर आप वेलोसिटी के डायरेक्शन की बात करें तो एक मिसाल मैं यहाँ पे दे दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑब्जेक्ट है, वो एक गाड़ी है और वो 60 किलोमीटर जो है वो ट्रैवल करती है टूवर्ड्स ईस्ट में, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट और साउथ ये अपने लिए बना लेता हूँ। तो पहले वो ईस्ट की तरफ जाती है और फिर वो कहता है कि जी उसके बाद वो कवर करता है 80 किलोमीटर्स, लेट्स सपोज डाउनवर्ड 80 किलोमीटर साउथ की तरफ जाता है, 80 किलोमीटर। और अब जनाब बताएं कि इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है।
टाइम फॉर एग्जांपल बता दें कि ये सब कुछ जो है, ये सारा डिस्टेंस जो है वो लेट सपोज 2 घंटों में कवर हुआ, 2 आवर्स में। तो अब आपने एवरेज वेलोसिटी बतानी है। तो एवरेज वेलोसिटी का तरीका ये होगा कि आप सबसे पहले टोटल डिस्प्लेसमेंट बताएंगे। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक का वेक्टर है, वो कैलकुलेट करने के लिए हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। चूँकि ईस्ट और साउथ जो है, इससे हमें ये पता चल गया है कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो अब इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आप क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर अंडर द रूट ये आ जाएगा। तो ये आ जाता है जी 3600 प्लस 6400 एंड यहाँ से हमारे पास आ जाता है 10,000। और 10,000 का जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपके पास आ जाता है जी क्या, दैट इज़ व्हाट 100। सो 100 मीटर इज़ डिस्प्लेसमेंट। तो अगर डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर है और टाइम उसको लगा है 2 घंटे, ये 100 किलोमीटर है, सॉरी मैंने किलोमीटर्स में लिया था, तो इट इज़ 100 किलोमीटर्स। तो इसकी उसका मैग्नीट्यूड हमें मालूम हो गया है, पहले हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। सो मैग्नीट्यूड वुड बी 100 डिवाइडेड बाई 2। सो दैट इज़ एवरेज वेलोसिटी एंड इट इज़ इन किलोमीटर पर आवर, यानी 50 किलोमीटर पर आवर, ये एवरेज वेलोसिटी है। और अगर इसी मोशन के लिए एवरेज स्पीड फाइंड करें तो एवरेज स्पीड फाइंड करने का फिर ये तरीका होगा कि आपने टोटल डिस्टेंस बताना है, क्योंकि एवरेज स्पीड जो है दैट वुड बी टोटल डिस्टेंस। सो 60 प्लस 80 और टोटल टाइम जो लगा है दैट इज़ 2 आवर्स। सो यू गेट 140 डिवाइडेड बाई 2 किलोमीटर्स पर आवर, यानी 70 किलोमीटर पर आवर। सो दैट इज़ एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की डिफरेंट वैल्यूज़ इस पर्टिकुलर केस में आती हैं। डायरेक्शन की जहाँ तक बात है, इसकी डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो डायरेक्शन हमें इस तरह डायरेक्ट नहीं मालूम पड़ सकती। इसके लिए हम फिर डिफरेंट रूल्स यूज़ करते हैं। हमें बेस भी मालूम है, हमें परपेंडिकुलर भी मालूम है, तो हम एंगल बता सकते हैं। तो एंगल से हमें उसकी डायरेक्शन का पता चलेगा। थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ, यहाँ पर परपेंडिकुलर जो है इनमें से कोई एक एंगल मैं चूज़ कर लेता हूँ। चूँकि ये थीटा है तो ये मुझे पता चल गया है जी कैसे, ये परपेंडिकुलर है 80 और ये बेस है 60, तो इसका मैं टेंजेंट इनवर्स फाइंड कर लूँगा और इट इज़ राउंड अबाउट 4 डिवाइडेड बाई 3 का टेंजेंट इनवर्स कैलकुलेट करना है। लेकिन याद रहे ये बात इंतहाई अहम है, ये जो थीटा आपने फाइंड कर लिया ये पॉजिटिव एक्स क्लॉकवाइज बनेगा किस चीज़ के साथ, साउथ, इसको इस तरह लिख सकते हैं साउथ ऑफ ईस्ट, यानी ईस्ट के साथ बनता है लेकिन साउथ की तरफ बनता है। ईस्ट के साथ साउथ की तरफ ये एंगल बनता है। ये हमने इस तरीके से कैलकुलेट किया। और भी रूल्स हैं जो वेक्टर के चैप्टर में हमने डिस्कस किए हैं, लेकिन इतनी टेक्निकल चीज़ें अमूमन नहीं पूछी जाती, लेकिन आपको तरीका आना चाहिए कि कैसे करेंगे इन केस इफ़ समवन आस्क्स यू। ठीक है, बाकी ये एवरेज वेलोसिटी है, ये एवरेज स्पीड है, देखिए इसमें फ़र्क है, लेकिन ये सेम भी हो सकते हैं। कब सेम हो सकते हैं? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कब सेम होगी? शाबाश, ये आप बता दें। ये तब सेम हो सकती हैं कि जब इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे जाए तो इसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होंगी, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी और स्पीड ये भी दोनों सेम होंगी। तो ये तब होगा जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे मोशन करे, इसमें फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी ये सारी चीज़ें सेम होती हैं। अब अगर स्पीड या वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, यानी टाइम गुजरने के साथ साथ इसमें चेंजेस नहीं आती, तो इसको हम कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट क्या कहते हैं इसको, यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड कांस्टेंट हो, यानी
same distance is covered in same time intervals। यानी हर सेकेंड एक जितना डिस्टेंस कवर हो रहा है तो हम इस तरह की स्पीड को यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड कहते हैं। और अगर हम बात करें यूनिफॉर्म वेलोसिटी की तो हम ये कहेंगे मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट। यानी मतलब ये है कि टाइम गुजरने के साथ साथ ना वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज आए और ना ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो। सो यानी कांस्टेंट स्पीड हो और स्ट्रेट पाथ, क्योंकि जब भी पाथ चेंज होता है वेक्टर चेंज होता है। वेक्टर की कभी भी दो डायरेक्शंस नहीं हो सकती। तो ये बात ध्यान में बिठा लें कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट की मोशन के दौरान पाथ चेंज होता है उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है। सर्कुलर मोशन में आमतौर पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात की जाती है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के दौरान क्या होता है, v कांस्टेंट हो सकता है क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, लेकिन वेलोसिटी जो है दैट इज़ वेरिएबल। क्यों वेरिएबल है? क्योंकि हर लम्हा वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही होती है जब वो सर्कुलर पाथ पे जा रहा होता है, इसलिए वेलोसिटी वेरिएबल होती है और स्पीड कांस्टेंट होता है। तो ये कुछ बातें इनसे रिलेटेड थी। हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सेलरेशन के ऊपर बात करेंगे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन और वेरिएबल एक्सेलरेशन, फिर उसकी इक्वेशंस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशंस डिस्कस करेंगे। एंड देन वी वुड मूव टू ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, जिसमें हम दोबारा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इन सब को इकट्ठा डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। द अल्लाह पामान।